नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मृति कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। साइंस की इस सीरीज में हम तीसरी क्लास लेकर आ गए हैं, जो कि है धातु एवं अधातु। दो क्लास हमने कर ली है, ये तीसरी क्लास है। जो बच्चे नए जुड़े हैं, पहले तो चैनल को देखो भाई, सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको साइंस के और अदर सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चंस मिलते रहें, क्लासेस मिलती रहें। ठीक है, अब हम समय तो गंवाएंगे नहीं, क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल, हमारी आवश्यकताओं के अनुसार धातुओं को अलग अलग आकार दिया जा सकता है क्योंकि उनमें डैश डैश के गुण होते हैं। देखो, आकार दिया जा सकता है, हमें क्या चेक करना है इसमें कि धातुओं को आकार किस गुण के कारण दिया जा सकता है। पहला ऑप्शन है तन्यता और चालकता। देखो, तन्यता का मतलब क्या होता है कि धातुओं से लंबे तार खींचे जा सकते हैं, धातुओं से लंबे तार खींचे जा सकते हैं। इस गुण को, इस धातुओं के इस गुण को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। ठीक है, तो तन्यता से हम इसके आकार को बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। आकार देना है तो तन्यता वो गुण रखता है। क्या दूसरा इसके अंदर चालकता दे रखा है, इससे भी आकार बदल सकते हैं? नहीं, चालकता से आकार नहीं बदला जा सकता है। अगले ऑप्शन में आघात वर्धन्यता और ध्वन्यात्मकता, जिसको सोनोरस भी कहते हैं, ये भी एक धातुओं का गुण होता है। धातुओं में एक स्पेशल टंकार की आवाज सुनाई देती है आपको, जब भी धातुओं को किसी चीज से बजाएंगे, तो उसी को ध्वन्यात्मकता या सोनोरस कहते हैं। आघात वर्धन्यता जो गुण होता है, उसका मतलब होता है कि धातुओं को पीट पीट कर पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है, वो आघात वर्धन्यता गुण होता है। तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, इसका आकार परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जो ध्वन्यात्मकता है इससे नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है चालकता और ध्वन्यात्मकता, तो ये तो दोनों वैसे ही अपन ने इसमें गलत कर दिया कि इनमें नहीं हो सकता, तो सी ऑप्शन भी गलत है। लेकिन आघात वर्धन्यता से और तन्यता से आकार बदला जा सकता है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। अगला सवाल है, धातुओं में विद्युत की चालकता का सही क्रम है। देखिए, विद्युत की चालकता, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं आपको क्रम बता देता हूं कि चालकता का क्रम क्या होता है। धातुओं में जो सबसे ज्यादा चालक होती है वो धातु होती है चांदी। उसके जो बाद में है वो होता है चांदी, उसके बाद में होता है तांबा, 3 नंबर पे आता है सोना, और सोने के बाद में आता है एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद में अन्य धातुएं आती है। तो इसके अंदर सबसे पहले देख लो, अगर चांदी में कौन सा ऑप्शन है, तो देखो तांबा वैसे ही कट गया, ये पहले पे नहीं हुआ, चांदी पहले पे, ये हो सकता है या ये हो सकता है, एल्यूमिनियम नहीं है। इन दो ऑप्शनों में से छांटो भाई, पहले पे चांदी है, इसमें दूसरे पे तांबा, दूसरे में इसमें भी तांबा है, सोना इसमें दिया नहीं हुआ, नहीं ऑप्शन में, तो कौन सा दिया हुआ है? एल्यूमिनियम। तो 3 नंबर पर एल्यूमिनियम है, चांदी तांबा एल्यूमिनियम, तो थर्ड ऑप्शन सही है, लास्ट में टंगस्टन हो जाएगा। भाई, चांदी विद्युत की और उष्मा की, देखो ये चालकता विद्युत और उष्मा की दोनों की सेम ही होती है, चांदी विद्युत की और उष्मा की सबसे ज्यादा सुचालक होती है। लेकिन जो अपन विद्युत के तार है वो चांदी के नहीं लेते हैं, या तो कॉपर के लेते हैं या एल्यूमिनियम के लेते हैं, क्योंकि चांदी बहुत महंगी पड़ जाती है। ठीक है, अगला सवाल यह है, सुमेलित करें। यह तो बहुत सिंपल सा सवाल है, आपको बस पहचान करनी है कि किस धातु को किस सिंबल से दर्शाया जाता है। भाई, आयरन है, लोहा है, उसको इससे दर्शाया जाता है फेरस से, Fe से। गोल्ड है, गोल्ड को का जो होता है सिंबल होता है Au, इसको कहते हैं ओरम। सिल्वर है, उसको कहते हैं इंग्लिश में अर्जेंटम, जो कि इसका सिंबल है अर्जेंटम। और मरकरी, ये हो गया Hg, पारा। ठीक है, ऑप्शन मिला लेते हैं, पहले के अंदर कौन सा आएगा? पहला, यानी कि पहले के अंदर ऑप्शन 3, तो ये ऑप्शन ए तो कट गया। ऑप्शन एलिमिनेट करना आपको आना चाहिए, ये तो पहला तो कट गया, इन 3 में से हो सकता है, पहले में पहला ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन देखो, दूसरा ऑप्शन है गोल्ड, दूसरे में है सी, दूसरे में सी किस में है? दूसरे में सी डी में है, यही सही हो गया, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं। जो थर्ड है, थर्ड के अंदर क्या है? डी, डी सी में है,
और फोर्थ में बी, तो ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, अधातुएं डैश 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 होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोबॉन्ड, इलेक्ट्रोफाइल। देखो अधातुएं जो होती है, ये सवाल पूछा गया है पहले भी, ऋण विद्युती होती है। पहला ही ऑप्शन इसमें सही है। जो अधातुएं होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। होता क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव? ये जो होता है कि जो सहसंयोजक बंध होता है ना, सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित करने की क्षमता जो होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या फिर इलेक्ट्रॉन बंधुता भी बोलते हैं इसको। इसका मतलब होता है कि कोई विलगित गैस या परमाणु में इलेक्ट्रॉन युग्म जोड़ने पर जो ऊर्जा निकलती है, जितनी ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। बस यही है। अगला सवाल, अच्छा यहां एक चीज ये भी, अगले सवाल से पहले एक चीज ये भी बता देता हूं कि जो अगर सवाल ये पूछ ले कि सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है, तो वो है फ्लोरीन। इसका क्या रीजन है कि आवर्त सारणी अगर आपने पढ़ी होगी पीरियोडिक टेबल, तो जो ऋण विद्युतता है उसका ये होता है कि वो जो वर्ग है उसमें नीचे, ऊपर से नीचे की ओर जाती है तो वो घटती है। ऋण विद्युतता ऊपर से नीचे जाने पर घटती है और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। और आपको पता है कि जो हेलोजन समूह है जो कि फ्लोरीन है, वो 17वें वर्ग में होता है और सबसे ऊपर होता है, तो इधर आने पर बढ़ेगी, इसलिए फ्लोरीन सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है। कभी भी जब भी ये सवाल आए तो यही आंसर करना है। अगला सवाल है, सामान्य ताप पर निम्न में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है? ये तो बहुत बारी पूछा गया हुआ सवाल है। इसका तो सीधा सा आंसर है पारा। मरकरी जो होती है वो द्रव अवस्था में होती है धातु, लेकिन ये सामान्य ताप पर क्या होती है? द्रव होती है। सोडियम नहीं होती, सोडियम ठोस होती है, मुलायम ठोस होती है। कोबाल्ट भी नहीं होती है, प्लेटिनम तो वैसे ही ठोस होती है। अगला सवाल, केलामीन किस धातु का अयस्क है? देखो अयस्क क्या होता है, जो धातुएं होती है वो वातावरण में शुद्ध अवस्था में नहीं पाई जाती है, वो अयस्क के रूप में पाई जाती है। फिर उन अयस्कों से हम शुद्धिकरण करके उन धातुओं को प्राप्त करते हैं। जैसे कोई खनिज होता है, मैक्सिमम जो खनिज है वो अयस्क के रूप में ही पाए जाते हैं, फिर इनका शोधन किया जाता है, उसके बाद में हमें शुद्ध रूप में धातु प्राप्त होती है। यहां ऑप्शन एक धातु है जो कि शुद्ध रूप में प्राप्त होती है, वो है सोना। तो उसका अयस्क होता है हालांकि, लेकिन ये शुद्ध रूप में, मुक्त रूप में वातावरण में पाई जाती है। जो केलामीन जो है वो जस्ते, जिंक का अयस्क है। इसका ऑप्शन ए सही है। लोहे का जो अयस्क है वो होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। ये लोहे के अयस्क होते हैं। ऐसे ही जो तांबे के अयस्क होते हैं वो होते हैं कॉपर पाइराइट, कॉपर कॉपर पाइराइट और क्यूपराइट। ये लोहे के अयस्क होते हैं। सोने में भी अयस्क होते हैं, सिल्वेनाइट करके एक अयस्क होता है जो कि सोने का अयस्क होता है। अयस्क का मतलब है वो उसमें धातुओं के साथ में और भी तत्व मिले होते हैं, शुद्ध नहीं होता, वो अशुद्ध होता है। अगला सवाल, नीचे दी गई धातुओं को उनकी अभिक्रिया के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, मतलब सबसे पहले हमें लिखना है सबसे जो क्रियाशील धातु है। इस सवाल को हल करने से पहले मैं आपको कुछ करा देता हूं, लिखा देता हूं, जिससे आपको क्रियाशीलता का क्रम पता लग जाएगा। तो क्रियाशीलता का मैं आपको क्रम बता देता हूं। वो है, सबसे पहले आती है पोटेशियम, उसके बाद में सोडियम, उसके बाद में आता है कैल्शियम, उसके बाद में आता है मैग्नीशियम, उसके बाद आता है एल्यूमिनियम और उसके बाद आता है जिंक, उसके बाद आता है फेरस, फिर लेड, पीबी।
लेड का जो ये पीबी मार्क होता है, उसके बाद आता है हाइड्रोजन, उसके बाद आता है कॉपर, और उसके बाद में आता है अपने मरकरी, उसके बाद एजी यानी कि सिल्वर, अर्जेंटम जिसको बोलते हैं, सबसे लास्ट में आता है एयू, ओरम, सोना जिसको कहते हैं। ठीक है भाई, ये समझ लो सब। अब इसकी एक ट्रिक बता देता हूं, उस ट्रिक से बड़ी आसानी से आपको ये याद हो जाएगी। ट्रिक देख लो, कालू ने कार मांगी, कौन सी? एल्टो। एक कार का नाम सुना होगा, जैन, एल्टो, जैन और फरारी। पापा बोले, उसने कार मांगी, पापा बोले हट कुत्ते, हंसना मत भाई, पापा बोले हट कुत्ते, हंगामा करेगा, हंगामा करेगा तो आज, हंगामा करेगा तो यहां करेगा तो लगाते हैं, हंगामा करेगा तो आज और पिटाई होगी। ये कर लो। कालू यानी के पोटेशियम, ने सोडियम, कार यानी कैल्शियम, मांगी यानी मैग्नीशियम, एल्टो यानी एल्यूमिनियम, जेन यानी जेड यानी जिंक, ये हो गया जिंक, और फरारी यानी हो गया लोहा, आयरन। पापा बोले, पापा बोले यानी ये हो गया लेड। उसके बाद हट यानी हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, और कॉपर तांबा, कुत्ते मतलब कॉपर, हंगामा यानी एच जी, यहां ये लगा लेना हंगामा करेगा तो, एच जी ये हो गई मरकरी, ए जी आज ये हो गई चांदी। देखो वो जो आपको पहले बताया था वो विद्युत की सुचालकता थी, ये किसी तत्व से अभिक्रिया करने की क्रियाशीलता है, और पिटाई होगी तो और को आप कह सकते हो ओरम यानी सोना। तो ये सिंपल सी ट्रिक है जो आप याद कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। अब सवाल हल करते हैं। सबसे पहले आप देख लो, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, इसमें पोटेशियम बताया था, कालू, ये पोटेशियम को के से दर्शाते हैं, ये ध्यान रखना ना। कालू ने कार मांगी, ने यानी सोडियम, सोडियम इसमें है ही नहीं, ने कार मांगी तो 3 नंबर वाला, उस पहले आएगा 4 नंबर, फिर आएगा 2 नंबर, कार मांगी तो मैग्नीशियम भी नहीं है। उसके बाद में कालू ने कार मांगी, पापा बोले, नहीं कालू ने कार मांगी एल्टो, तो यहां एल्यूमिनियम है क्या? नहीं है। जैन जिंक है क्या? है। तो उसके बाद में 3 नंबर पे आएगा ये, यानी कि ये आएगा 1 नंबर पे, ये 2 पे, ये 3 पे, और कार मांगी एल्टो, जैन, फरारी, लोहा भी नहीं है। पापा बोले यानी फिर आएगा 5 नंबर, पीबी पापा बोले, और फिर लास्ट में ये कॉपर आ जाएगा, क्योंकि लास्ट में आता है ये कुत्ते वाला। ठीक है, तो ये आ जाएगा कॉपर। ये कितने नंबर पे आ जाएगा? कॉपर आ जाएगा 5 नंबर पे। ऑप्शन देख लो, सबसे पहले 3 ऑप्शन है जिसमें पोटेशियम 1 नंबर पे है, तो ये सी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया ऑटोमेटिकली, बचे 3। जो फर्स्ट ऑप्शन है उसके अंदर क्या है? पहले 4 है फिर 1 है, नहीं ये नहीं हो सकता। पहले 4 आएगा उसके बाद में कैल्शियम आएगा, 4 के बाद में 2 किसमें है भाई? ऑप्शन में 2 ऑप्शन बचे हैं जिसमें 4 के अंदर 2 है, 4 2। अब इसमें 4 2 1 दोनों सेम है, यहां तक सेम है। देखो अब यहां 3 और 5 यही डिफरेंस करना है। देखो 5 नंबर पे तो कौन सा आएगा? कॉपर, इसमें है 5 नंबर पे कॉपर, और 4 नंबर पे इसमें 3 है। देखो 4 नंबर पे अपन ने किया था किसको? लेड को, इसको 4 नंबर पे किया था हमने लेड को, ट्रिक के हिसाब से। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वो ट्रिक याद करनी है आपको, बहुत ही आसानी से ये सवाल आपका हल हो जाएगा, इसमें चाहे आपको कुछ भी दे दे घुमा फिरा के। अगला सवाल,
अगला सवाल है, ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? जो ताम्र संदूषण, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि तांबा जो हरा रंग का हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका, तो जो उस पर परत चढ़ाई जाती है वो चढ़ाई जाती है, पहला ही ऑप्शन सही है, टिन की। किसकी? रागे की, टिन की। रागा किसको बोलते हैं? टिन को बोलते हैं। टिन का सूत्र जो सॉरी सिंबल जो होता है वो होता है SN। ठीक है, जस्ते की नहीं चढ़ाई जाती, जस्ते की नॉर्मल जो धातुएं होती है लोहा वगैरह उन पे चढ़ाई जाती है, एल्यूमिनियम की भी नहीं, शीशे की भी नहीं। संदूषण से बचाने के लिए आपको टिन की परत चढ़ानी पड़ेगी। निम्न में से कौन सा तत्व अधातु है? भाई अधातु पूछा है, देख लो कौन सा तत्व है। सल्फर, लिथियम, सोडियम और आयरन। देखो लोहा धातु है नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सोडियम भी धातु है, सोडियम भी क्या है? धातु है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। लिथियम भी धातु है, सल्फर अधातु है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामान्यतः कीटाणुनाशक के रूप में उपयोग लिया जाता है और अधातु है? देखो सामान्यतः आपने काफी बार पढ़ा होगा, जब स्विमिंग पूल वगैरह में आप कहीं नहाने जाते हैं तो कहते हैं यार इसमें तो क्लोरीन है और क्लोरीन से हमारी स्किन खराब हो जाएगी, तो ऑप्शन यही होगा कि उसमें कीटाणुनाशक के रूप में क्लोरीन का ही उपयोग किया जाता है। और क्लोरीन खुद एक हैलोजन समूह में आता है, आवर्त सारणी अगर आपने पढ़ी होगी, तो क्लोरीन है क्या? अधातु है। सोडियम तो खुद धातु है, यहां ऐसे भी आप कर सकते हो, सोडियम भी धातु है, आयरन भी धातु है और कैल्शियम भी धातु है। अधातु अकेला क्लोरीन ही है और कीटाणुनाशक में भी वो काम आता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु कार्बनिक यौगिक जैसे प्रोटीन और डीएनए का महत्वपूर्ण घटक है? महत्वपूर्ण घटक है किसका? प्रोटीन और डीएनए का। देखो आपने पढ़ा होगा, जो प्रोटीन होते हैं उसमें अमीनो एसिड्स होती हैं। क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स होते हैं। तो अमीनो जो एसिड्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? सिंपली नाइट्रोजन के बने होते हैं। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बनाते हैं। तो जो प्रोटीन है उसमें क्या होता है? प्रोटीन और डीएनए का महत्वपूर्ण घटक है नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन लगभग प्रोटीन के अंदर पाया जाता है 16%। कार्बन नहीं होगा भाई, प्रोटीन में कार्बन नहीं होता है, ऑक्सीजन होता है लेकिन महत्वपूर्ण घटक नहीं है, महत्वपूर्ण घटक नहीं है। फ्लोरीन भी नहीं होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्यतः जंग रोकने के लिए गैल्वेनाइजिंग में उपयोग की जाती है? देखो गैल्वेनाइजिंग जो होती है, निम्न में से कौन सी धातु काम गैल्वेनाइजेशन के अंदर जब धातु का उपयोग किया जाता है वो जस्ते का किया जाता है, जिंक का किया जाता है। गैल्वेनाइजिंग होती क्या है एक्चुअल में? लोहा हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, इन धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए, इन पर जंग ना लगे, स्टील के ऊपर, लोहा और स्टील के ऊपर इन पर जंग ना लगे, इसके लिए उनका गैल्वेनाइजीकरण कराया जाता है। कैसे कराया जाता है? क्या होता है, ये जिंक ले लेते हैं और जिंक का लिक्विड फॉर्म में जो जिंक है उसका घोल ले लेते हैं और इसको लगभग 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये गर्म होता है और इसके अंदर लोहा या स्टील उसको डिप किया जाता है। क्या किया जाता है? डिप किया जाता है, यानी डुबोया जाता है और इन पर जस्ते की एक परत चढ़ा दी जाती है ताकि इनको संक्षारण से बचाया जा सके, और उसी को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजिंग। तो जस्ते की परत चढ़ती है, जस्ते का यानी जिंक का ये घोल होता है, इसलिए जस्ता ही उसमें काम आता है। पहला ही आंसर जो ऑप्शन है वो अपना सही है। देखो भाई, जो साइंस है, यहां जो स्टेनो वाले जो बच्चे हैं वो साइंस को क्या बहुत ही ऐसे समझ रहे हैं कि बहुत डीप जाना है। आपको बहुत डीप नहीं जाना है, आपको बेसिक से सवाल पूछेंगे जाएंगे वहां पे। अगर आपको विश्वास नहीं है, आप पिछला पेपर उठाकर देख सकते हैं कि बेसिक से सवाल पूछे जाते हैं। बहुत सिंपली आपको इसको बैठाना है। कुछ लोग जो आर्ट्स वाले हैं वो सोचते हैं कि उन्हें साइंस समझ में नहीं आती है। वो अगर जो सिलेबस में लिखे हुए टॉपिक जैसे तत्व, यौगिक, मिश्रण, उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी सीख लेंगे ना, अंडरस्टैंडिंग भी उनको हो जाएगी, तो सवाल आसानी से हो जाएंगे। ठीक है भाई, समय ज़्यादा नहीं खराब करेंगे हम आपका, थोड़ा बहुत समझा दिया करेंगे बीच में कि आपको क्या क्या करना होता है स्टेनो के लिए।
कम टाइम में स्टेनो कैसे बने, अभी भी आपके पास में लगभग 2 माह का समय है, आप आसानी से मोटिवेट रहकर कर सकते हैं। देखो सबसे जो बड़ी चीज होती है वो होती है सेल्फ मोटिवेशन। आप कहीं ना कहीं जिस तबके से आते हैं, आपको नौकरी की जरूरत क्यों है, मेन रीजन ये है कि नौकरी का कारण क्या है, आप क्यों नौकरी चाहते हैं। अगर आपका वो कारण मजबूत है, आप वहां से मोटिवेशन ले सकते हैं और रात और दिन एक कर दीजिए तैयारी करने में। क्योंकि सफलता जब आपको ये मिलेगी स्टेनो वाली, जो गवर्नमेंट नौकरी लगना चाहते हैं उन बच्चों के लिए स्पेशली बहुत ही अलग होगी, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होगा। ठीक है भाई, सवाल पढ़ते हैं। मिश्र धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मिश्र धातुओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है ये धातुओं से अधिक कठोर होती है। बिल्कुल ये धातुओं से अधिक कठोर होती है। जब मिश्र धातुएं मिलाई जाती है तो उनमें कठोरता आ जाती है और कठोरता के लिए ही मिलाई जाती है। ये संक्षारण रोधी है, बिल्कुल संक्षारण रोधी है, इनके अंदर जंग नहीं लगता है। पीतल जो है उसमें जंग नहीं लगता है। पीतल के अंदर तांबा और जिंक मिलाया जाता है, वो एक मिश्र धातु है। इनका जो गलनांक धातुओं की अपेक्षा उच्च होता है, नहीं, इनका जो गलनांक है ये जरूरी नहीं है कि धातुओं की अपेक्षा उच्च हो, कुछ में उच्च हो सकता है, लेकिन ये सभी मिश्र धातुओं के लिए लागू नहीं है ये नियम। तो यही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ये मिश्र धातुओं के लिए सही नहीं है। ये धातुओं की तुलना में अधिक तन्य होती है, बिल्कुल होती है, धातुओं की तुलना में अधिक तन्य होती है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है। धातुओं का गलनांक उच्च होता है, ये तो सही बात है, धातुओं का सामान्यतः गलनांक उच्च ही होता है। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है, बिल्कुल सुचालक होती है। लेड और पारा ऊष्मा के उत्तम चालक है, नहीं, मैंने अभी आपको बताया था, एक चीज बताई थी कि चांदी, फिर उसके बाद बताया था मैंने आपको कॉपर, उसके बाद बताया था सोना, उसके बाद बताया था एल्यूमिनियम, यही बताया था यही बताया था ना, चांदी, कॉपर, सोना, एल्यूमिनियम। सबसे जो ऊष्मा की जो चालक धातु होती है वो होती है चांदी, ऊष्मा की भी और विद्युत की भी। कॉपर उसके बाद में आता है, सोना उसके बाद में आता है, एल्यूमिनियम उसके बाद में आता है। तो यहाँ लेड और पारा का तो कोई है ही नहीं। उत्तम चालक तो अगर ऑप्शन में देता अगर चांदी और तांबा, तो वो उत्तम चालक होते। तो यही सवाल गलत है, यही कथन गलत है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। शुद्ध धातुओं की जो सतह होती है वो बिल्कुल चमकदार होती है। कभी आपने देखा होगा लोहे को काटने के बाद में, या लोहे की जो छड़ होती है उसको काटने के बाद उसकी जो सतह होती है जो वो कितनी चिकनी होती है, एकदम चमकदार होती है। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक तन्य धातु है। देखो आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, यही पूछा जाएगा कि निम्न में से सबसे अधिक तन्य कौन है, सबसे अधिक आघातवर्धनीय कौन है, कौन सी धातु सबसे ज्यादा चमकदार होती है। धातु की जो बेसिक प्रॉपर्टीज है, अधातु की जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वही पूछी जाएगी। अब आप यहाँ पर आवर्त सारणी पढ़ने बैठ जाओगे, बहुत सारा मैटर पढ़ने पर बैठ जाओगे कि केमिस्ट्री में क्या क्या होता है, तो देखो भाई फिर आपसे ये चीजें नहीं होंगी। ओके, सिंपल करना है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक तन्य धातु है। ये मैंने बता भी दिया था कि सोना है वो सबसे अधिक तन्य धातु। तन्यता का मतलब क्या होता है, किसी धातु से लंबे लंबे तार खींचे जाएं। जो सोना है उससे एक्चुअल में क्या होता है कि अगर आपके पास में 1 ग्राम सोना है, 1 ग्राम सोने से आप लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। तो सबसे अधिक जो तन्य धातु है वो सोना है, और सबसे अधिक आघातवर्धनीय भी सोना है, कॉपर नहीं है। ऑप्शन 1 ही सही है। अगला सवाल है, धातु जो ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करती है। देखो कुछ धातुएं ऐसी होती है जो कि ठंडे पानी से भी क्रिया कर लेती है, बहुत ज्यादा क्रियाशील धातुएं होती है। कौन कौन सी है वो। पोटेशियम जो धातु है वो ठंडे पानी से क्रिया कर लेती है। मैग्नीशियम क्रियाशील तो होती है लेकिन ये ठंडे पानी से क्रिया नहीं करती है, उसका कारण भी मैं बता दूंगा। सोडियम भी ठंडे पानी से क्रिया कर लेती है, सीजियम भी ठंडे पानी से क्रिया कर लेती है, जबकि सोडियम तो इतनी ज्यादा क्रियाशील होती है कि हवा में भी आग पकड़ लेती है, इसलिए इनको
सोडियम को हमेशा केरोसिन के अंदर रखा जाता है क्योंकि ये हवा से और पानी से बहुत जल्दी रिएक्ट करती है। मैग्नीशियम जो होती है वो ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करती है, क्योंकि जो मैग्नीशियम को अपन पानी में डालते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और जो मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड होता है ना वो जल में घुलनशील नहीं होता, वो अघुलनशील होता है। क्या होता है? अघुलनशील होता है, इसलिए वो सामान्यतः ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करेगी। अगला सवाल, धातु होते हुए भी कौन सा तत्व विद्युत का कुचालक है? देखो धातुएं सभी, लगभग सभी धातुएं विद्युत की सुचालक है, लेकिन धातु होते हुए भी वो विद्युत की कुचालक है। ऐसी धातु कौन सी है? तो ऐसी धातु है लेड। ऑप्शन डी सही है। भाई लोहे के अंदर तो करंट आता है, करंट बहता है। टिन है, एसएन है, उसमें भी करंट फ्लो होता है। कॉपर तो आपको पता ही, उसकी वो तो विद्युत का उत्तम चालक भी होता है। तो ऑप्शन जो सी है, सीसा, लेड जो धातु होती है वो ऊष्मा की कुचालक होती है। क्या होती है? ऊष्मा की कुचालक होती है। मोबाइल फोन की बैटरी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग प्रमुखतया किया जाता है? जो आपने सुना होगा लिथियम आयन बैटरीज। आजकल जो ऑटो रिक्शाज आते हैं जो कि इलेक्ट्रिक से चलते हैं, इलेक्ट्रिक से चलने वाली जो बाइक्स है, जो व्हीकल्स है, उनमें सब में लिथियम आयन बैटरी आती है। क्या आती है? लिथियम आयन बैटरी आती है। अपना जो मोबाइल फोन है उसमें भी लिथियम आयन बैटरी का ही उपयोग होता है, प्रयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, पहले ही ऑप्शन में लिथियम है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी धातु शरीर के तापमान पर पिघल जाती है? देखिए कौन सी धातुएं हैं जो शरीर के तापमान पर पिघल जाती है? गैलियम, सीजियम, या पोटेशियम, आयोडीन, कैल्शियम और रुबिडियम, सोडियम और मैग्नीशियम। देखो इसमें जो है क्या होता है, इसमें जो है ऑप्शन ए राइट आंसर है। कैसे राइट आंसर है? जो गैलियम और सीजियम, इनका क्या है, गलनांक बहुत कम होता है। इनका गलनांक लगभग होता है, गैलियम का गलनांक होता है 29। अब इसमें पूछा क्या? शरीर का तापमान। आपको पता है मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री। कितना होता है? 37 डिग्री। अब मेरा तापमान 37 डिग्री है, मैंने गैलियम को अपने हाथ पर रखा तो मेरे हाथ का तापमान ज्यादा है, इसका गलनांक कम है, ये 29 डिग्री का ताप देते ही पिघल जाता है, तो मेरा तो ऑलरेडी 37 है, तो मेरे ताप में मेरी हथेली पे जो ये गैलियम है वो पिघल जाएगी, सीजियम पिघल जाएगी, क्योंकि इनका गलनांक कम होता है। पोटेशियम जो धातु होती है वो मुलायम धातु होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको हथेली पर रखेंगे तो पिघल जाएगी। ठीक है, कैल्शियम भी नहीं पिघलती है, और सोडियम होती है वो क्रियाशील सबसे ज्यादा होती है, लेकिन वो पिघलने वाली धातु नहीं है, वो मुलायम धातु होती है जिनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। अगर कहीं सवाल ये पूछ ले कि वे कौन सी धातु है जिनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, वो होती है सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, अगला सवाल, अमलगम मिश्र धातु है कॉपर और टिन की, मरकरी की। देखो जो अमलगम होता है वो बनता है मरकरी का, पारे का। ठीक है, तो यहां ऑप्शन बी ही राइट आंसर है। कॉपर और टिन का अमलगम नहीं बनता है, कॉपर और टिन की मिश्र धातु बनती है। लेड और टिन की भी मिश्र धातु बनती है, कॉपर और जिंक की भी मिश्र धातु बनती है, लेकिन जो मरकरी है उससे बनता है अमलगम। अगला सवाल, लिथियम और मैग्नीशियम के बीच समानता की वजह क्या है? देखो लिथियम जो होता है वो पहले ही ब्लॉक में होता है, ठीक है, और ये मैग्नीशियम दूसरे में होता है। लिथियम और मैग्नीशियम में समानता जो है वो किन कारणों से समानता होती है? उनके हाइड्रोक्साइडों की अघुलनशीलता नहीं, उनके हाइड्रोक्साइड जो हाइड्रोक्साइड होते हैं उनके अघुलनशीलता, ये ऑप्शन नहीं है। समान आयनन विभव, इसका आंसर होगा समान आयनन विभव। जो लिथियम और मैग्नीशियम होता है उनका जो आयनन विभव है वो क्या होता है? समान होता है, एक समान होता है, इस कारण ये इनके बीच में समानता होती है, ये समान तरह की प्रॉपर्टीज दर्शाते हैं। अगला ऑप्शन देखने की कोई जरूरत ही नहीं है, उनके आयन के आवेश में समानता, उच्च विद्युत
धनात्मकता की प्रकृति नहीं होती है। अगला सवाल देखिए, ये मिलान वाला सवाल है, आजकल बोर्ड ऐसे सवाल पूछ भी रहा है। मिलान वाला सवाल क्या है, यहां है पारा, आयोडीन, हीरा, ग्रेफाइट। आपको पहचानना है। पहला क्या दे रखता है, कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ एवं अधातु है। देखो सबसे ज्यादा कठोर कौन सी अधातु है, हीरा। क्या है, हीरा है। तो पहला का जो मिलान होगा हीरा। आपको पता है कि जो ये मार्बल वगैरह इनके कटर में डायमंड यूज होता है, क्योंकि डायमंड सबसे ज्यादा कठोर होता है, इसलिए वो मार्बल वगैरह को भी काट सकता है। ठीक है, जो पहला जो ये कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ कौन सा हो गया, हीरा। ठीक है, अगला पढ़ लेते हैं, उल्टा पढ़ रहे हैं हम। एक अधातु जो विद्युत का चालक है। देखो अभी पहले अपन ने क्या पढ़ा था एक सवाल के अंदर कि धातु जो विद्युत की कुचालक है वो कौन सी थी, लेड थी, सीसा था। अब अधातु जो विद्युत की चालक है, ऐसी कौन सी अधातु है, तो ऐसी जो अधातु है वो है ग्रेफाइट। आपने 10th क्लास में ये चीज पढ़ी होगी कि जो ग्रेफाइट है वो विद्युत की सुचालक होती है। एक चमकदार अधातु है। वैसे चमकने वाली चीजें कौन सी होती है, धातुएं चमकती है। अधातुएं नॉर्मली यानी सामान्यतः नहीं चमकती है, लेकिन चमकदार अधातु कौन सी है, तो जो आयोडीन है वो एक चमकदार अधातु है। आयोडीन क्या है, एक चमकदार अधातु है। और यह सवाल भी आ गया होगा कि जो लेड है वो पारा है, वो सामान्य ताप पर द्रव्य नहीं, सामान्य ताप पर द्रव्य होता है। क्या होता है, द्रव्य यानी लिक्विड फॉर्म में होती है ये धातु। बाकी सारी जो धातु है वो क्या है, ठोस फॉर्म में, सॉलिड स्टेट में। लेकिन पारा एकमात्र ऐसी धातु है, अगर सवाल पूछ ले कि कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में रहती है, तो वो है पारा, पारा। ठीक है, इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला है, अभी बताया था आयोडीन। अभी उस मिलान वाले में भी ये सवाल आ चुका है। अगला सवाल, धातु की यौगिक जिनसे आर्थिक महत्व की धातु आसानी से अलग की जाती है। क्या, धातु की यौगिक जिनसे आर्थिक महत्व की धातु आसानी से अलग अलग की जा सकती है। क्या आविष्कारक है, नहीं भाई। अयस्क है, बिल्कुल अयस्क है। खनिज है, नहीं। जो अयस्क होते हैं उनसे ही धातुओं को अलग किया जाता है आर्थिक महत्व के लिए, यानी बेचने के लिए। अगर आपको लोहा बहुत भारी मात्रा में निकालना है तो आपको लोहे का जो अयस्क है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, इनसे आपको क्या निकालना होगा, लोहे को अलग करके निकालना होगा। किसके लिए, आर्थिक महत्व के लिए, बेचने के लिए, पैसे कमाने के लिए। ठीक है, अगला एंड लास्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा द्रव्य। अभी पहले जो सवाल आया था वो था धातु जो द्रव अवस्था में होती है, जो धातु होती है वो तो होती है पारा। क्या होता है, पारा, Hg, ये धातु द्रव अवस्था में होती है। अब अगर अधातु पूछ ले कि कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में होती है, मैक्सिमम जो अधातुएं होती है वो या तो गैस होती है या ठोस होती है, प्रकृति उनकी भंगुर होती है। तो जो द्रव अधातु है वो कौन सी है, वो है ब्रोमीन। ये तो देखो डायरेक्ट फैक्ट है, आपको याद ही करने होंगे, ये द्रव अवस्था में होती है। ठीक है, आज की क्लास कंप्लीट हो गई है। यहां ब्रोमीन इसका राइट आंसर है। ठीक है भाई, आज की क्लास हमने कंप्लीट कर ली है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो। जो भाई बहन स्टेनो की या आने वाले एग्जाम जैसे पटवार की इनकी तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर भी कर दो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और खुद भी सेल्फ मोटिवेटेड रहें, हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड मूड में रहें, खुद से बात करते रहें, खुद के बारे में जाने कि मैंने आज कितना पढ़ा है, मेरी क्या कमियां हैं, मुझे इन 2 महीने में स्टेनो को निकालना है। इसके लिए सेल्फ मोटिवेटेड रहें। और कोई भी अगर जानकारी लेनी हो तो स्मृति कोचिंग क्लासेस के नंबर दे रखे हैं, वहां मैं खुद ही उनके जवाब देता हूं, संपर्क करता हूं। अभी तो फिलहाल कर रहा हूं, तो आप स्टेनो के एग्जाम तक मैं आपको पूर्ण रूप से गाइड करूंगा। ठीक है, बाय बाय, सी यू।